बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अर्निंग। दोस्तों, आज पहला लेक्चर जो है ये ऑडिटिंग की बुक के हवाले से होगा। इसमें हम आपको शॉर्टली इसको पढ़ के और इसको एक्सप्लेनेशन जो है इसकी ये ज़्यादा करेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ इसकी जो इंग्लिश है जो लिखी हुई है बुक पे वो पढ़ते जाएं और हम ये समझें कि हम आपको बता रहे हैं। वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि लिखा क्या है। तो डे 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, ऑडिटिंग है, कैफ 9 है। तो जो पहला चैप्टर है उसमें डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है। एन ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स और एंटिटी ऑफ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये हम ज़रा स्पीड से पढ़ लेंगे, आपको जस्ट समझा देंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ऑडिट जो है ये एग्जामिनेशन है अकाउंट्स की जो एंटिटी के होते हैं, ये ऑडिटर करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, वो एक ओपिनियन ड्रॉ करना होता है। ऑडिटर ने अपनी राय देनी होती है कि ये जो बैलेंस शीट है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। ऑडिटर ने जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही रहेगा। पूरी ऑडिट में आप ये चीज़ रिपीट करेंगे, कभी ये ज़्यादा इसकी एक्सटेंट हो जाएगी, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा ऑडिटर का। इसके बाद वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कोई भी जो चीज़ है उसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हिस्ट्री है। मसलन आपने अगर एक एसेट 1 लाख का ख़रीदा है, अगले साल उसकी आपने 1 लाख पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की है, अगले साल फिर 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो वो एसेट बैलेंस शीट में 1 लाख का भी आपको नज़र आ रहा होगा और डेप्रिसिएशन जो है वो भी माइनस होती हुई नज़र आ रही होगी। अगर 5 साल गुजर गए हैं तो 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस होगी उस बैलेंस शीट में, और एसेट की वैल्यू 1 लाख भी नज़र आ रही होगी। यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी हिस्ट्री पड़ी होगी बैलेंस शीट में। इसके अलावा इसमें डिस्क्लोजर हैं, और डिस्क्लोजर आपको पता है डिस्क्लोज़र किसे कहते हैं। जो बैलेंस शीट के एंड पे हम डिस्क्लोज़ करते हैं चीज़ें ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें जो पॉइंट्स हैं और जो उनमें चेंजेस आई हैं, वो हम सारा कुछ डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज़ करते हैं। ये मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आपको समझाना मकसद है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है उसके जो पार्ट्स होते हैं कि बैलेंस शीट मुकम्मल कैसे होती है, वो 5 चीज़ें हैं, वो भी लिखी हुई हैं बुक पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, कंपैरेटिव नोट्स और नोट्स वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हमने आपको, मैं बार बार सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो चीज़ें लिखी हैं इनका मतलब क्या है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। अगर मैं एक एक लाइन इस तरह आराम आराम से पढ़ूंगा तो मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होंगे कि ये तो बुक पे चीज़ें दी हैं, आप हमें सिर्फ मकसद समझा दिया करें। इसके बाद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जी। इसका क्या मतलब है? ये फ्रेमवर्क वो है जो हमारे कानून के मुताबिक बना है और उसको जो एंटिटी है उसकी मैनेजमेंट है वो अपनाती है, कि जो लॉज हैं अकाउंटिंग के हवाले से उनको जो अपनाना है, ये फ्रेमवर्क है। ये लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट विद इन दी कंट्री जो होते हैं ये इसको सेट करते हैं, और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसमें जो दो चीज़ों से ये बनता है। एक इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑडिट में हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और जो लॉज होते हैं ये चीज़ें मिलकर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना देती हैं, तो उन्हीं को फॉलो करना होता है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। एन ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स इंटेंडेड बिकॉज इन कंपनीज द ऑनर ऑफ द बिजनेस ऑफन। तो इसमें वो कह रहा है कि जो ऑनर होते हैं वो कोई और होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो कोई और होती है। तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो ऑनर का डायरेक्टर है वह स्टीवर्डशिप रूल। स्टीवर्डशिप क्या होता है? स्टीवर्डशिप का अगर मैं आपको मुख्तसर शॉर्टली बताऊं तो किसी चीज़ को आप सुपरवाइज़ करते हैं, टेक केयर करते हैं। ऐसा जॉब आपका जिसमें आप चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे होंगे, उसको टेक केयर कर रहे होंगे, वो है आपकी स्टीवर्डशिप। तो ये सिंपल आप पढ़ लेंगे, आपको भी समझ आ जाएगी कि कंपनीज़ में अब फ़र्ज़ करें एक बंदे की कंपनी है, वो अकेला तो नहीं उसको रन कर सकता, तो उसने नीचे जो अमला रखा हुआ है वो अकाउंटेबल होता है। आगे वो एजेंसी की डेफिनेशन बताता है कि एजेंसी क्या है,
एजेंसी में वो कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ आल्सो एप्लीकेबल of the general principle agency. The concept of agency applies whether one person of the group individual. अच्छा जी, इसमें जैसे एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इसमें वही कॉन्सेप्ट है उसका. द एजेंट हैज़ लीगल ड्यूटी टू एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, कि जो एजेंट जो नीचे बंदा हुआ है, रखा हुआ है, जो एम्प्लॉई है उसका, उसके लिए लाजमी है कि वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे. ठीक है जी. उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट, मटीरियलिटी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू. दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी डे 1 है तो चीज़ें कुछ जल्दी से मैं कवर इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएं. और दूसरा ये है कि जब हम थोड़ा सा अगले चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी टेक्निकल चीज़ें होंगी उनको हम समझेंगे और समझाएंगे भी इंशाल्लाह. इसलिए यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखी हुई है. अच्छा जी, ये भी है, ऑडिट हैज़ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, ये भी आप पढ़ लीजिएगा. सिंपल बातें हैं. स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, जो लीगली आप बाउंड हैं करवाने के, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है. एन ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस बाय कंपनी मैनेजमेंट. अच्छा जी, उसमें ये कहता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है जो शेयर होल्डर्स को देनी है वो मैनेजमेंट ने बनानी है. जो ऑडिट रिपोर्ट होती है जी किसी भी इदारे की, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो उसकी मैनेजमेंट बनाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का काम है वो सिर्फ जाए और जाकर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे कि वो ठीक है, कानून के मुताबिक है, उसमें कोई मसाइल तो नहीं है, सारी ट्रांजैक्शंस जिस तरह रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वैसे रिकॉर्ड हुई हैं. तो वो अगर उसी तरह हैं तो ऑडिटर सिंपल एक ओपिनियन देता है. बैलेंस शीट बनाना ऑडिटर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये उसी कंपनी ने बनानी है. इसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के. द ऑडिटर प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट. इसका मतलब है कि जो ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है वो इंडिपेंडेंट हो. ये ना हो कि ऑडिटर को किसी के नीचे काम कर रहा हो, किसी के कहने पे काम कर रहा हो, वो ख़ुद मुख्तार होता है. ये जो खसूसियात हैं इसमें ये बताया गया कि जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है वो ऑडिटर ने खुद मुख्तार होकर बनाई होती है. फ्रॉम द डायरेक्टर प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक बैलेंस शीट डायरेक्टर्स ने बनाई है कि जी ये हमारी कंपनी के एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं और ये हमारी सारी पोजीशन है. ऑडिटर ने इसको चेक करना है और इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है. एक फीचर इसका ये है कि एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है. दूसरा है द रिपोर्ट गिव्स एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली द पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंपनी. दूसरी इसमें खसूसियत यह है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हैं, जो बैलेंस शीट हैं उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और वो फेयरली प्रेजेंट भी है कि नहीं, ये चीज़ बताएगा ऑडिटर. द रिपोर्ट कंसिडर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड इन रीचिंग एन ऑडिट ओपिनियन. अगर तो वो ठीक है तो ऑडिटर कह देगा कि तमाम चीज़ों को जो मटीरियली, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मटीरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, मटीरियलिटी के बगैर चीज़ें क्या होती हैं. तो इसमें आप सिंपल ये समझ लें कि वो सिर्फ ये बताएगा कि जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी वो ठीक ही हैं, ये भी बता देगा. उसके बाद इंडिपेंडेंस को वो डिस्कस करता है कि वो क्या चीज़ है. एक्सटर्नल ऑडिटर, दो तरह के ऑडिटर होते हैं जी, एक इंटरनल ऑडिटर होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है. इंटरनल ऑडिटर वो होते हैं जो किसी भी अदारे ने खुद हायर किए होते हैं, और जैसे लड़के आर्टिकल करते हैं फर्म में और चले जाते हैं आगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी बैठ जाते हैं. इसके अलावा भी फर्म जो अदारा है वो हायर कर सकती है इंटरनल ऑडिटर को, वो उसके अपने ऑडिटर होते हैं. और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो बाहर से, वो उसका अपना नहीं होता. ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. इसके बाद कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है. द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली. इसमें बताता है कि ऑडिटर ये बताएगा कि रिपोर्ट जो है वो फेयर है या नहीं है. द पोजीशन ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, कि जो एंटिटी की पोजीशन है वो फाइनेंशियल पीरियड के आखिर में, और जो उसकी परफॉर्मेंस है पीरियड के दौरान. द ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई और गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट. देखिए जी, उसमें यह कहा है कि ऑडिटर ने एक ओपिनियन देना होता है. ऑडिटर ने कहना होता है कि मेरे ख्याल में ये चीज़ें इस तरह हैं. इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर ऑडिटर सही रिपोर्ट दे देगा तो कम्प्लीटली हर चीज़ दुरुस्त है, ये नहीं बताना होता. उसने एक राय देनी होती है. ठीक है जी. इसके बाद वो कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है. द टर्म ट्रू एम्प्लाइज
फ्री फ्रॉम एरर। अच्छा जी, वो कहता है ट्रू और फेयर व्यू लफ्ज़ ये ऑडिट में काफ़ी यूज़ होगा। इसका मतलब आपको समझा रहा है कि ट्रू का मतलब क्या है। ट्रू का मतलब है फ्री फ्रॉम एरर, कि ये दुरुस्त है, इसमें गलती नहीं है। और फेयर का मतलब क्या है, देयर इज़ नो अनड्यू बाइस, कि ये फेयर है, यानी कि इसमें कोई चीज़ नाजायज़ नहीं है, कोई तरफदारी इसमें नहीं है, ये बिल्कुल फेयर है। किसी की कह लें कि जैसे हम कह देते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का इस पे बाइस है, फ़लाँ बंदे की तरफदारी की है, या ये काम आपने नाजायज़ किया है किसी और की वजह से, तो इसका मतलब है कि वो फेयर है, ये चीज़ें इसमें नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू का ये मतलब है। ट्रू मतलब कि ये दुरुस्त है, एरर इसमें कोई नहीं है, और फेयर का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी की तरफदारी नहीं की गई। अच्छा जी, इसके बाद एक छोटा सा पैरा है, वो भी आप पढ़ लें। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ये अहम एक इसमें चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल, कहता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है असल में ये सारे ऑडिट प्रोसीजर होता है। ऑडिट की बुक में पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को समझना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक ट्रांजैक्शन है आपके पास, तो आपने उनको ऑडिट करना है। आप कहते हैं कि ये जो 1 लाख तक की अमाउंट्स हैं ये मेरे लिए मटीरियल्स हैं, यानी कि जो अमाउंट 1 लाख की होगी मैं उसको पूरी तफसील के साथ चेक करूँगा, और जो अमाउंट 1 लाख से कम होगी वो मटीरियल नहीं है, वो मैं ज़्यादा उस पर कंसंट्रेशन नहीं करूँगा। तो ये होता है मटीरियलिटी लेवल, आपने एक सेट कर लिया है कि मटीरियल किसको कहते हैं। कहता है इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल। अब देखें, आपने एक लेवल सेट किया कि 1 लाख रुपया की जो भी अमाउंट्स होगी वो मेरे लिए मटीरियल होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वो आएगी किताब में, कि वो कैसे बनती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अच्छा जी, आपने अब सेट कर लिया कि 1 लाख रुपए की तमाम ट्रांजैक्शन मेरे लिए मटीरियल हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल। अब वो फ़र्ज़ करें कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन की है 1,10,000 की, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो बता रही है कंपनी कि जी मैंने 1,10,000 का फ़र्ज़ सपोज के उसका कोई काम है, तो उसने पेट्रोल ख़रीदा है, या उसने कोई कपड़ा ख़रीदा है, या उसने कोई हार्डवेयर ख़रीदा है, कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा है 1,10,000 का, तो वो जो 1,10,000 है, अब आपने एक लेवल सेट किया कि 1 लाख तक की जो भी अमाउंट होगी वो मेरे लिए मटीरियल होगी। ये ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे सेलेक्ट करता है। ठीक है जी, ये जो उसने सेलेक्ट करना है ना कि मैंने अमाउंट कितनी सेलेक्ट करनी है, ये जिस दौरे में वो बैठा ऑडिट कर रहा है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से और अपनी जजमेंट के हिसाब से वो लेवल सेट करेगा कि कितना मैं मटीरियलिटी लेवल सेट करूँगा। अब वो जो 1,10,000 की इन्फॉर्मेशन है, जो एंट्री उसके सामने आई है, वो है जी इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र शुड इट बी ओमिटेड और मिसस्टेटेड। कहता है कि जी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सके, मसलन शेयर होल्डर्स जो हैं उनको वो अफेक्ट कर सकती है जो अमाउंट है, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंडर हैं, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के यूज़र्स हैं, उनको जो चीज़ अफेक्ट कर सकती है वो ही मटीरियल है। अब ये वेरी करती है चीज़, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहते हैं मुझे मटीरियलिटी लेवल बताएं, मुझे मटीरियलिटी बता दें कि कितने पैसों को मैं मटीरियलिटी समझूंगा, कितनी इन्फॉर्मेशन को मैं मटीरियलिटी समझूंगा। ये भाई डिपेंड करेगा आप जिधर बैठे ऑडिट कर रहे हो। अब फ़र्ज़ करें एक अदारा है, उसकी वर्थ ही 10 मिलियन है, तो मटीरियल लेवल आपने उस हिसाब से सेट करना है। एक अदारे की जो वर्थ है वो वर्थ ही 2 मिलियन है, तो आपने उस हिसाब से मटीरियलिटी लेवल सेट करना होता है। तो उसने आपको समझाने के लिए बता दिया कि मटीरियल किसी भी अदारे में वो चीज़ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को अफेक्ट कर दे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र कौन है, जो मालिक है कंपनी का, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टर है। इसके अलावा अगर वो दूसरी बड़ी कंपनी है तो पब्लिक भी हो सकती है। इस तरह जो उसके होंगे क्लोजली कनेक्टेड, वो आगे उसने एक एग्जांपल भी दी है आपको मटीरियलिटी की। अगर आपको ना समझ आए आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद वो कहता है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट, सिंपल पढ़ने वाली बातें हैं, पढ़ लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्तों ये एक अहम चीज़ है, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में क्या फ़र्क है। ये दोनों ही जो लोग होते हैं ये एक अदारे में, एक कंपनी की मैनेजमेंट का ही हिस्सा होते हैं। मैनेजमेंट वो होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, डे टू डे, डेली की डेली जो हमने चीज़ें करनी होती हैं उनको मैनेज करते हैं। दो चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होती है, लेकिन ये मेनली इनका काम डिसीजन मेकिंग होता है। ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, विजन बनाते हैं। मैनेजमेंट काम करती है मैनेज करना चीज़ों को डे टू डे।
ठीक है जी, रोज़, हफ्ते में, महीने में, डे टू डे। 2004 जी गवर्नेंस की जो मैनेजमेंट होती है वो होती है कि आपने देखना है कि हमने 1 साल बाद क्या करना है, 1.5 साल बाद क्या करना है, लॉन्ग टर्म चीज़ें जो होती हैं, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट इसके बाद वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। चूँकि ये एक अदारे की ही मैनेजमेंट होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अच्छा जी, इसमें समझने वाली बात यह, कुछ लोग समझते हैं कि ऑडिटर आ गया है अब हमने कुछ नहीं करना। भाई ऑडिटर ने सिर्फ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी बैलेंस शीट पे ओपिनियन देनी है। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं अगर वो आप ऑडिटर से लेंगे तो वो आपसे अलहदा चार्जेस करेंगे, अलहदा पैसे लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो मैं आपको बातें बताने लगा हूँ ये करनी है मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने नहीं करनी। ऑडिटर ने इनको सिर्फ जाके चेक करना है। क्या करना है जी मैनेजमेंट ने और 2004 गवर्नेंस ने? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कि जो फ्रॉड हैं उनको रोका भी जा सके, कि वो सिस्टम ऐसा रखें कि फ़्रॉड रोके भी जा सकें और डिटेक्ट भी हो सकें, कि फ़्रॉड जो हो रहा है या हो सकता है, एक तो वो पता चल सके कि फ़्रॉड इस जगह पे फ़लाँ हो सकता है। ये मैनेजमेंट का काम है कि वो सिस्टम ऐसा बनाए और उसको रोकने के लिए भी कंट्रोल बनाए कि उसको रोकना कैसे है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट का काम है जी, बैलेंस शीट बनानी है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिव इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल हैं वो मैनेजमेंट ने ही बनाने हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या है पूरा चैप्टर आगे आएगा, डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्रॉड क्या है पूरा चैप्टर आगे आएगा, डिटेल से डिस्कस होगा। अभी सिर्फ आप इसको समझ लें, अगर मैं अभी इसकी डिटेल में चला गया तो ये मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन ये तीनों काम जो उसने बताए हैं ये मैनेजमेंट ने करने हैं, कि जिस भी अदारे की मैनेजमेंट है, जिस फैक्ट्री में है, जिस बैंक में है, जिस भी एंटिटी में है, कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करे और रोके, बैलेंस शीट बनाए, इंटरनल कंट्रोल्स बनाए। इसके बाद वो और भी चीज़ें बता रहे हैं कि जिसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद असेस। अच्छा जी, वो कहता है ऑडिटर को जो है वो इन चीज़ों की आपने असेस देनी है कि आपके अदारे में जो बंदा ऑडिट करने गया है वो इन चीज़ों तक पहुंच सकता है। असेस टू इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तमाम इन्फॉर्मेशन जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है आपने असेस देनी है ऑडिटर को, आप उसको रोक नहीं सकते। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ऑडिट से मुतल्लक वो भी ऑडिटर को असेस में होनी चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड असेस टू पर्सन वूम द ऑडिटर नीड असेस टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी ऑडिट। अच्छा जी, इसमें ये बड़ी अहम एक लाइन है कि अनरिस्ट्रिक्टेड असेस टू पर्सन, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं किसी अदारे में कि उन तक असेस नहीं होती। जैसे आप कहते हैं जी मियाँ साहब बड़े गुस्से वाले हैं, ऑडिटर को कहते हैं आपने नहीं उसको मिलना, ठीक है जी, हमारे परचेज़ मैनेजर जो हैं वो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ये बात नहीं चलेगी। ऑडिटर जिससे चाहेगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहेगा उसे देनी पड़ेगी। अनरिस्ट्रिक्टेड असेस टू पर्सन, कि हर पर्सन पर असेस दें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो असेस में, कि जो असेस है पर्सन पे वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो ऑडिटर की। ऑडिटर जिसे चाहे ऑडिट के हवाले से जो भी चाहे पूछ सके, मिल सके। प्रोवाइडिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट, रिटन रिप्रेजेंटेशन का पूरा चैप्टर है तो ये भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है, क्या मकसद है, कब ये रिटन रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो दोस्तों ये आज का दिन पहला था, छोटी सी एक वीडियो बनाई है, बड़ी स्पीड के साथ मैं बोलता रहा हूँ इसमें, मुझे पता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो भी इसमें कह लें कि कोई कमी हो, कोई बेहतरी हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।